हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं आर के रुद्र। आज का हम लोग का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले मैं आपको टेंस के बारे में बता चुका हूं और प्रेजेंट टेंस के बारे में बता चुका हूं, और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ये पूरा सेशन आज का प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा का पूरा आज हम लोग फिनिश करेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट सेशन कंटिन्यूअस एक एक करके हम लोग पार्ट बाय पार्ट चलेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसी भी चीज का डेफिनेशन, यानी उसके बारे में पढ़ते हैं ना। उसके बारे में जानने से ये पता चलता है कि किस चीज के बारे में वर्णन करना चाहता है या किस चीज के बारे में बताना चाहता है। तो कहता है सबसे पहले देखते हैं हम लोग डेफिनेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट का मतलब जरा समझिए। इंडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। यानी कहीं ना कहीं अगर इसके वाक्य है तो कहीं ना कहीं ये बात आपको मानना पड़ेगा कि उस वाक्य में कहीं ना कहीं आपको अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, इंडेफिनिट कहीं ना कहीं पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कहता मैं जाता हूं, ठीक है आप जाते हैं, तो कहां जाते हैं? एक प्रश्न आता है। अब जाता हूं, मैं खाता हूं, तो कुछ ना कुछ तो खाते ही होंगे ना। मैं खाता हूं सेंटेंस क्या है? अधूरा है। क्या है? अधूरा है। तो ऐसे अवस्था में क्या ये अनिश्चित बात कह रहा है, तो बोलोगे सर ये तो कॉन्टिन्यूअस में भी हो सकता। मैं खा रहा हूं, तो क्या खा रहे हो? पता नहीं। मैं जा रहा हूं, कहां जा रहे हो? पता नहीं। तो सेंटेंस क्या? ये भी अधूरा है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या बच्चे प्रश्न करते हैं, सर ये भी इंडेफिनिट है और ये भी, दोनों के दोनों तो वाक्य इंडेफिनिट है, तो फिर ये कॉन्टिन्यूअस कैसे हो गया? हाँ, तो जरा समझने का प्रयास करिए। एक कॉमन डिफरेंस है इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस। एक कॉमन डिफरेंस है इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस में। जान लीजिए, बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा इसको नहीं जानोगे तो। इंडेफिनिट जो होता है बाबू, वो परमानेंट, कैसा? परमानेंट एक्शन या सिचुएशन को बताता है ना। परमानेंट एक्शन हो या फिर परमानेंट सिचुएशन को बताता है। इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैं बात कर रहा हूं, है ना। किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस की। और ये जो होता है कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो टेम्पोररी होता है। क्या होता है? ये कॉन्टिन्यूअस जो होता है टेम्पोररी एक्शन, टेम्पोररी सिचुएशन की बात कर रहा है। मैं खड़ा हूं टेम्पोररी, मैं कुछ क्षण के लिए यहां पे खड़ा हो सकता हूं। मैं बोल रहा हूं, मैं कुछ क्षण के लिए बोल सकता हूं। मैं बोलता हूं, मैं परमानेंट बोलता हूं। और मैं बोल रहा हूं, क्या मैं यही बात, बोलने का मतलब मैं कुछ भी बोल सकता हूं। तो मैं हमेशा बोलता आ रहा हूं, बचपन से जब से मैं बोलना शुरू किया तब से मैं बोल रहा हूं। जब तक ईश्वर की कृपा होगी मैं बोलता रहूंगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, मैं अभी बोल रहा हूं तो किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं, है ना। मैं यहां पे खड़ा हूं, ऐसे तो मैं खड़ा ही रहता हूं, मतलब वो दिन रात खड़ा रहता है ना। अगर मैं बोल दूं मैं खड़ा हूं, यानी वर्तमान में एक ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि मैं खड़ा हूं। टेम्पररी एक्शन है, परमानेंट नहीं है। मैं पढ़ता हूं, यानी उसका रेगुलर पढ़ने का काम हो रहा है। मैं अभी पढ़ रहा हूं, यानी कहने का तात्पर्य अभी वर्तमान में पढ़ रहा है, बाकी टाइम पता नहीं क्या करेगा। बाकी टाइम खेलेगा, कूदेगा, खाएगा, पिएगा, ऐश करेगा, मौज करेगा, और क्या करेगा, है ना। लेकिन तो ये बात याद रखना कि इंडेफिनिट जो है परमानेंट एक्शन को बताता है, जबकि कंटिन्यूअस क्या होता है? टेम्पररी एक्शन को बताता है। ये बात अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ओके, चलिए तो डेफिनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है the sentence which denotes the present time in its simplest form is said to be in present indefinite tense। कहता है जिस वाक्य से किसी का वर्तमान में सामान्य रूप से, जिस वाक्य से किसी का या किसी काम का वर्तमान में सामान्य रूप से होना मालूम, मतलब कोई भी एक्शन जो साधारण ढंग से समाप्त होता है, मतलब कुछ नहीं, मतलब एक सिंपल कार्य है। जैसे मैं पढ़ता हूं, सिंपल है। मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं नाचता हूं, है ना। मैं खड़ा हूं नहीं, है ना। तो एक्शन जो है यानी परमानेंट हो, अस्थाई हो, और क्या हो, वो सामान्य रूप से घट रहा है, सामान्य रूप से घटता हो। तो वैसे परिस्थिति में, मतलब साधारण ढंग से समाप्त हो जाता है वो क्रिया, तो वैसे परिस्थिति में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। आगे बात करता है, मैंने दो डेफिनेशन दिए हैं, जरा देखेंगे। कहता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस डिनोट्स यानी इंगित करता है ए हैबिचुअल और इटर्नल ट्रू एक्शन। कहता है प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक आदतन, हैबिचुअल, एक आदतन या इटर्नल यानी शाश्वत रूप से
सत्य कार्य को बताती नहीं। वैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट को अगर देखा जाए तो ये आदतन को ज्यादातर बताता है। जैसे मैं पढ़ता हूं तो मेरी आदत है तब तो मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ाता हूं, अगर मेरी आदत ही नहीं होगी पढ़ाने की तो मैं पढ़ा पाऊंगा क्या? अगर मान लो कि मैं पढ़ाता हूं प्रतिदिन, शाम को 7 बजे पढ़ा रहा हूं या शाम को 6 बजे पढ़ा रहा हूं प्रतिदिन, तो प्रतिदिन मेरी आदत हो गई है, मेरी डेली रूटीन बन गई है ना? ये रूटीन बन गई कि भाई मुझे पढ़ाना है, 7 बजे का टाइम हुआ, पढ़ाने का मन करेगा कि भाई क्लास हो गया, चलो चलो चलो। कभी कभी वैसे हैबिचुअल आदत पकड़ जाती है ना कि संडे को छुट्टी है, लेकिन पता ही नहीं चलता, अच्छा संडे, ओह मुझे तो पता ही नहीं था कि संडे है, अरे दिमाग से उठ गया। अच्छा अच्छा, कई बार हुआ है, मैं अपने क्लास से भी वापस आया हूं कई बार, है ना? तो आदतन या शाश्वत रूप से सत्य कार्य को बताता है, यानी वो कहलाता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जहां तक बात है डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन यहाँ पे हम करते हैं फिनिश यानी समाप्त। ओके, चलिए इसके अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चे तो आप पूछिएगा। डेफिनेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि इंडेफिनिट आखिर में होता क्या है, लेकिन मेन इसके जो इसके यूजेज हैं ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। इसके यूजेज प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं बार बार बोलता हूँ हर बच्चों को कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस इन योर इंग्लिश लैंग्वेज, है ना? आपकी जो भाषा है अंग्रेजी भाषा, वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का बहुत बड़ा योगदान है, जरा ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करने वाले हैं जिस चीज के बारे में, वो है आपकी खास करके ये बिहार में काफी फेमस है इस चीज को लेकर के, है ना? जहां जहां पे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वहां पे इस बात को लेकर के हमेशा रहता है कि सर हर टेंस को पहचानने का एक कारण होता है कि सर इस टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो जनरली मैं बात करता हूं, जनरली लोग कहते हैं कि सिंपल प्रेजेंट को पहचानने के लिए ता है, ती है, ते हैं इत्यादि का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं इन सब चीजों में नहीं फंसिए तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि मैं प्रयास करता हूं कि बच्चों को इंग्लिश ज्यादा आपको समझ में आने, क्योंकि आप एक अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं, हिंदी नहीं सीख रहे। ओके, चलिए तो मैं बात करता हूं, मैं आपको दोनों तरीका सिखाता जाऊंगा जो आपको लय से लय, है ना, एक कड़ी को जोड़ने के लिए दूसरे को भी तोड़ना पड़ता है ना? जैसे मान लिया जाए ये दो कड़ियां है, ध्यान देंगे, अब इन दोनों को जोड़ना, एक टूटा हुआ है, ध्यान देना, एक यहाँ पे टूटा हुआ है, तो क्या करते हैं इसको हमको यहां से एडजस्ट करते हैं, है ना? तब तो इसमें घुसाते हैं ना, तो इसको यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए भी क्या करना पड़ता है, इसको यहाँ से यहाँ तक तो लाना ही पड़ता है, और बाद में फिर इस कड़ी को जोड़ना पड़ता है ना? तो दोनों तब जाकर के दोनों कड़ियों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो उसी तरह से हम लोग कड़ी का निर्माण करने के लिए मैं आपको हर वो स्टेप उठाऊंगा जो आपको समझ में ज्यादा से ज्यादा दूर तक आपको समझकर ले चले। तो आप सिंपल से बात समझने का प्रयास करेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, है ना? मैं सिर्फ लिखता हूं पहचान, तो आप आई थिंक मुझे लगता है आप समझ जाएंगे। ओके, चलिए तो पहचान से मेरा क्या तात्पर्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान। लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि वाक्य में क्रिया के अंत में लगा रहे, क्या रहे, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि। ओके, चलिए ये आपका हो गया जनरल, जो सामान्यतः लोग पढ़ते हैं। ये तो हो गया आपकी हिंदी पहचान। किसकी पहचान हो गई, ये हिंदी, है ना? अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश रिकॉग्निशन की अंग्रेजी में पहचान बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को V1/V5 से पहचानेंगे। कैसे, V1/V5, यानी अगर एक वाक्य अगर हम लिखते हैं तो अगर कहीं पे V1/V5 है, अगर उस वाक्य में V1/V5 है तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर मैं बोलूं आई प्ले, सिंपल सा मैं एक वाक्य लेता हूं, आई प्ले, अब मैंने लिख दिया आई प्ले, अब आपने देखा सर आई प्ले लिखा है, एक सिंपल सा मैंने वाक्य लिया, जरा समझिए। प्ले क्या है, तो प्ले वर्ब का फर्स्ट रूप है, क्या है, वर्ब का पहला रूप है, भी हम वर्ब के रूप पे भी बात करेंगे। आई प्ले मैंने बोला V1 है, तो V1 क्या, मैंने आपको बोला कि कहीं भी V1/V5 सब्जेक्ट के तुरंत बाद रहे, कहां पे रहे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद रहे V1/V5, तो समझ जाइए कि क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो सब्जेक्ट प्लस V1 है, क्या है, सब्जेक्ट, और इधर हम क्या जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो आपको इतना याद रखना है, क्या याद रखना है कि कहीं भी अगर V1/V5 हो तो समझ जाइए कि क्या है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्लियर? अब क्या करना है,
इसके पहले जोड़ दीजिए सब्जेक्ट और इसके बाद में जोड़ दीजिए ऑब्जेक्ट। अब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आपको मैं थोड़ा सा लंबा इसको खींचूंगा, है ना। हो सकता है आज का क्लास काफी नहीं हो इसके लिए, तो मैं सेकंड क्लास इसके लिए मैं दूंगा, है ना। चलिए हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं ना, स्ट्रक्चर्स की बात कर ले, उसके बाद हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ओके चलिए, तो मैं इसके स्ट्रक्चर्स को लेकर चलता हूं। मैंने आपको बोला कि इसके पहचान के नियम है V1/V5। अब मैं इसके स्ट्रक्चर की ओर लेकर आपको चलता हूं, इसके स्ट्रक्चर की ओर। फिर हम लोग देखिएगा, इतना जबरदस्त आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा ना, आप कभी भूलोगे नहीं। स्ट्रक्चर्स, है ना। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हम लोग लिखते हैं वो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बोलोगे सर अफर्मेटिव क्या होता है? यही तो है कि जब तक आप कुछ पढ़ेंगे नहीं तो आपके मन में प्रश्न आएंगे कैसे। तो पढ़ रहे हैं तो आपके मन में अभी तक प्रश्न, अब देखिए, आना शुरू होगा। मैं सारे प्रश्नों का उत्तर नीचे देता जाऊंगा, आप चिंता मत करिए, है ना। तो मैंने क्या बोला कि सिंपल प्रेजेंट के पहचानने के नियम है V1/V5। आपने बोला, लिख दिया। अच्छा, अगर कोई क्रिया अगर कहीं पे होती है तो उसके लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी है, यानी कर्ता का होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, जैसे कार्य हो रहा है पढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है? मैं। तो मैं पढ़ा रहा हूं तो कोई ना कोई तो अभी पढ़ रहा होगा, बच्चे तो पढ़ रहे हैं ना, तो कोई ना कोई पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने वाला क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो आप पढ़ने वाले हो गए, तो आप प्रभावित हो रहे हैं। या तो आप इस चीज से कुछ सीखेंगे या तो आप भुला जाएंगे, है ना। तो किसी भी चीज में डेवलपमेंट तो होती ही होती है अगर वो किसी कार्य को करते हैं। फिर आपको आता है ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग एक एक बात करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या, हम लोग सब चीज पे बात करेंगे। जरा सब्र करिए, जरा रुकिए, है ना। हम लोग हर एक चीज पे बात करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। बात करते हैं आगे नेगेटिव की, कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है ना। नहीं, चलिए मैं आपको एक एक करके, मैं आपको पहले इसी को, है ना, डिफाइन करते चलता हूँ। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, मैं पहले इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ। एजी मिस हो गया, एग्जाम्पल ग्रेशिया एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एग्जाम्पल, है ना, फोर, है ना। चलिए, जैसे मैं लिखता हूं, जॉन टीचेज मी इंग्लिश। मैंने क्या लिखा? जॉन टीचेज मी इंग्लिश। तो सबसे पहले एक वाक्य को देखिए, सबसे पहले अगर एक वाक्य है तो सबसे पहले उसमें वर्ब को फाइंड करिए, वर्ब को फाइंड करिए। तो वर्ब क्या हमारा? टीचेज। टीचेज क्या हमारा? वर्ब का 5वां रूप है। अब वर्ब के पहले जो होता है, ध्यान दीजिएगा, वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर व्हाट इज सब्जेक्ट। मैं, ध्यान देना बाबू, मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास दे रहा हूं, सो आप प्लीज थोड़ा कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट यही है ना। वर्ब के पहले मैंने क्या बोला? सब्जेक्ट। और वर्ब के बाद मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट। अब वर्ब के पहले क्या रहेगा तो सब्जेक्ट बनेगा, क्या रहेगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा, इस चीज की भी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो ठीक है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो जॉन टीचर्स में इंग्लिश, इसका मतलब क्या होगा? जॉन मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है ना। जॉन मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है, ता है, ती है, आ गया ना। जॉन मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। अभी मैं बात करने वाला हूं नेगेटिव सेंटेंस, है ना। हम लोग आगे भी बात करेंगे किस चीज के बारे में? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं इसका स्ट्रक्चर दिखा दूं उसके बाद हम लोग, नहीं तो फिर क्या होगा, हम लोग रास्ता भटक जाएंगे। ओके चलिए, नेगेटिव तो क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट। अच्छा, जब हम इसका नेगेटिव करते हैं तो क्या करते हैं? डू ऑब्लिक डज। तो ये डू ऑब्लिक डज जो है, यहाँ पे ये कार्य करता है हेल्पिंग वर्ब का। किसका कार्य करता है बाबू? कोई पूछ देगा तो क्या बोलिएगा आप? हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है ना। और इसके साथ में हमने जोड़ दिया नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट डू ऑब्लिक डज प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। और इसके बाद याद रखिए, डू डज नॉट जब आता है तो हमेशा V1 का प्रयोग होता है, और ऑब्जेक्ट आएंगे तो देंगे, नहीं आएगा तो नहीं देंगे, है ना। याद रखिएगा, नॉट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है, ये बात हमेशा याद रखिए। क्लियर? मैंने क्या बोला? नॉट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि नॉट का प्रयोग कहाँ होता है? तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है। ओके,
और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही कोई मेन वर्ब आता है। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी बताने वाला हूँ। ओके, आज का एक क्लास अगर देख ले पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आप मेरे से पढ़ लियो अच्छा से फर्स्ट, या मैं ऐसा करूंगा मैं 1 या 2 सेशन इसको लूंगा, है ना, तो अगर हो सके तो, है ना। चलिए आगे भी मैं आगे इससे बहुत चर्चा इस पे होने वाली है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अलग थलग करके लेकर चल रहा हूँ। ओके, चलिए इसके बाद में चलता हूँ यस नो क्वेश्चन की। यस नो क्वेश्चन क्या है? अच्छा, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? जॉन डज नॉट टीच मी इंग्लिश। हम लोग अभी सब पे चर्चा करेंगे, मैं आपको भूलने नहीं दूंगा, बात को याद रखने बात। अब यहाँ पे आ गए यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन क्या होता है सर? तो वैसा प्रश्न जिसका उत्तर यस या फिर नो में मिलता है। वैसा प्रश्न जिसका उत्तर यस या फिर नो में मिलता है। तो प्रश्न यहाँ पे जो यस नो क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देंगे। तो जब हेल्पिंग वर्ब को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा? सब्जेक्ट। अच्छा, नॉट क्या है? नहीं रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे, है ना। V1 ऑब्जेक्ट तो कर देंगे बाहर डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट। अच्छा, नॉट मैंने क्या किया? ब्रैकेट में डाल दिया। क्यों? अगर नॉट नहीं अगर वाक्य में है तो देंगे, और अगर नहीं है तो फिर नहीं देंगे, है ना। चलिए प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में देंगे हम क्वेश्चन मार्क। अब हम आगे बात करते हैं WH क्वेश्चन की। WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन क्या होता है? तो जरा ध्यान देंगे भाई और बंधु। सेम चीज मैं यहाँ से यहाँ पूरा पूरी मैं उतार दूंगा। क्या करूंगा? मैं पूरा पूरा उतार दूंगा। तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे? डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। मैंने नॉट को क्या किया? ब्रैकेट में डाल दिया। फिर से V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए एकदम सिंपल से मैंने क्या किया? WH क्वेश्चन है, मैं बस एक वर्ड जोड़ दिया, WH वर्ड। क्या किया मैंने? एक वर्ड जोड़ दिया, WH वर्ड। अब इन चारों के बारे में, है ना, इन चारों के बारे में होता तो यहाँ पे 6 है। एक इसका नॉट हटा देंगे तो बन जाएगा अफर्मेटिव, नॉट लगाएंगे बन जाएगा नेगेटिव। यहाँ भी नॉट हटाएंगे बन जाएगा अफर्मेटिव, नॉट हटाएंगे नॉट लगाएंगे बन जाएगा नेगेटिव। तो हो गया 4 का 4 2 6। अब यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, है ना, कि सर V1 कहाँ लगेगा, V5 कहाँ लगेगा। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे। देखिए मैं आपके सारे प्रश्न लिखता हूँ। पहली बात, सर सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, सर V1 कहाँ लगेगा, V5 कहाँ लगेगा, ये बात है आपके मन में। ओके, चलिए ऑब्जेक्ट क्या है उसमें, है ना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, सर अगर कोई V1 है तो उसको V5 में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। प्रश्न आपके हैं, मैं बता रहा हूँ। ये नेगेटिव नॉट क्या होता है, हम लोग नेगेटिव के बारे में जानेंगे। यस नो क्वेश्चन क्या होता है, WH क्वेश्चन क्या होता है, हम लोग इस चीज के बारे में भी जानेंगे। यस नो और WH प्रश्न के बारे में भी जानेंगे। WH वर्ड क्या होते हैं, हम लोग इस चीज के बारे में भी जानेंगे, WH वर्ड। तो ये है आपके मन के प्रश्न। इतने से आपको इतने मन में प्रश्न उठे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, V1 V5 क्या है, V1 V5 कहाँ पे यूज करेंगे, कैसे V1 से V5 करेंगे, है ना, और V5 से V1 करेंगे, नेगेटिव कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, नेगेटिव को कैसे बनाएंगे, यस नो क्वेश्चन को हम कैसे कर पाएंगे और कैसे समझेंगे। तो चलिए मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब देता हुआ चलता हूँ, और एक लगे हाथ में आपको एक प्रश्न और भी दे देता हूँ। आपके मन में एक प्रश्न और आने चाहिए, नहीं आए तो मैं आपको देता हूँ एक प्रश्न, इम्फैटिक। किसका? इम्फैटिक सेंटेंस क्या है ना। तो अलग से मैं बात कर लूंगा एम्फैटिक सेंटेंस की। तो चलिए मैं इस सारा प्रकरण को मैं यहाँ से समझाता हूँ एक एक करके, है ना। मैं प्रयास करूंगा कि पूरा सेशन मैं यहीं पे कवर कर लूं, है ना। चलिए आपके स्ट्रक्चर्स हो गए क्लियर। स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लीजिए। मैं आपको बहुत सारा सेक्शन यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ, ताकि आपको आजीवन टेंस में प्रॉब्लम ना हो। मैं परमानेंट सॉल्यूशन करना चाहता हूँ, है ना, कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट कम से कम आपका क्लियर रहे। तो इस चीज को लेकर के आपके मन में कोई मतभेद न चले, है ना, क्योंकि टॉपिक चलने वाली है थोड़ी सी लंबी। तो चलिए मैं आपके सारे मन के प्रश्न को एक एक करके मैं आपको हल किए देता हूं। सबसे पहले हमने बात की किस चीज की, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की। चलिए तो देखिए बच्चे, हमें निर्माण करना है टेंस के माध्यम से सेंटेंस को। हमें क्या बनाना है बच्चे? सेंटेंस बनाना है। बच्चे ने बोला कि गुरुजी मुझे बनाना है एक वाक्य, एक बनाना है सेंटेंस।
तो टीचर ने बोला कि भाई चलो बताओ सेंटेंस को तोड़ दो। पहले सेंटेंस को अगर आपको बनाना है सेंटेंस तो सबसे पहले इसको तोड़ दीजिए। तो बच्चा का दिमाग नहीं काम किया, तो टीचर ने बोला चलो बेटा मैं तुम्हें तोड़कर बताता हूँ। सेंटेंस दो वर्ड से मिलकर बनता है, एक है आपका सेंस और दूसरा है आपका टेंस। एक बोला सेंस और दूसरा बोला क्या, टेंस। एक है सेंस और दूसरा है टेंस। आखिर में ये सेंस क्या होता है, तो सेंस का मतलब होता है बच्चे भाव। और क्या होता है सर, तो सेंस का मतलब होता है अर्थ। ये टेंस का मतलब क्या होता है, तो टेंस का एक ही मतलब निकलता है, वो है आपका वर्ब फॉर्म। क्या है, वर्ब फॉर्म। अब आपके मन में आया कि सर ये वर्ब फॉर्म क्या होता है, तो चलिए जरा समझते हैं वर्ब फॉर्म। V1, V2, V3, V4 एंड V5 यही होते हैं आपके 5 वर्ब फॉर्म है ना। वर्ब की कितनी फॉर्म है, वर्ब के कितने रूप हैं, तो 5 हैं। मैंने बोला सेंस, तो सेंस क्या होता है, भाव यानी अर्थ होता है। और टेंस क्या होता है, वर्ब फॉर्म होता है। यानी अगर आपको एक वाक्य बनाना है तो सबसे पहले आपको वाक्य के भाव को समझना पड़ेगा, वाक्य के अर्थ को समझना पड़ेगा, तब जाकर के हम इन पांचों में से किसी भी वर्ब फॉर्म का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो V1 का मतलब होता है बच्चे प्रेजेंट टेंस। क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। और उसी तरह से V5 का भी मतलब होता है प्रेजेंट टेंस। अब मैं बात करता हूं V4 की, तो V4 का मतलब होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होता है, पार्टिसिपल। और V3 का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। और V2 का सीधा सीधी मतलब होता है पास्ट टेंस, है ना। तो V1 हो गया प्रेजेंट टेंस, V2 पास्ट टेंस, V3 पास्ट पार्टिसिपल, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड V5 अगेन पास्ट सिंपल या प्रेजेंट टेंस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये हो गया हमारा वर्ब फॉर्म और ये हो गया टेंस। तो इसका बताने का मेरा मेन मकसद ये था कि अगर आप किसी वाक्य को बनाते हैं तो सबसे पहले उस वाक्य के अर्थ पर फोकस करिए कि वाक्य का आखिर में अर्थ क्या निकल रहा है। अगर वाक्य का अर्थ अगर आप समझ पाने में सक्षम हैं, तब आपको ये टेंस आपको बड़ा ही आसान लगेगा और सेंटेंस को आप पूरी तरह से बनाने में सक्षम भी हो जाइएगा। अब दूसरे में बच्चे ने प्रश्न कर दिया कि चलिए ये तो मुझे समझ में आ गया सर कि सेंस पहले पकड़ना है। पहले क्या पकड़ना है आपको, सेंस पकड़ना है, अर्थ पकड़ना है। तो ठीक है सर, इस अर्थ को तो हम पकड़ लेंगे। अब हमने पकड़ना भी सीख लिया अर्थ को, तो कैसे अर्थ को पकड़ना, मैं आपको एक अर्थ पकड़ने के लिए बताता हूं कैसे, जरा समझिएगा। जैसे मैं बोला मरता क्या नहीं करता, ध्यान देना, मरता क्या नहीं करता। ये जो एग्जाम्पल है शायद आपको समझ में नहीं आया, लेकिन जरा समझने का प्रयास करना, एक कहानी है, थोड़ा समझिएगा। मरता क्या नहीं करता, मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। एक बड़ा ही सीधा आदमी था, ध्यान देना, बहुत ही सीधा आदमी था, बहुत ही इंटेलिजेंट, मतलब एक अच्छा परिवार था उस आदमी का। लेकिन उसके कुछ लोग जो थे उसको बहुत सता रहे थे, बहुत साल से सता रहे थे। अब उस आदमी ने क्या किया, बहुत अधिक उसको लोग टॉर्चर किया, बहुत अधिक प्रताड़ित करने लगा उसका। अब इतना उसका दिया कि वो उसको जेल जाने की नौबत आ गई, है ना। मारपीट हो गया ना, केस मुकदमा हो गया, उसको जेल जाने की नौबत आ गई। अब वो लड़का मर्डर नहीं भी किया, फिर भी उसके पास में मर्डर का केस जा रहा है ना, फिर भी हत्या का केस उसके पास जा रहा है। पुलिस छानबीन कर रहा है, पुलिस उसके पीछे भाग रही है, पुलिस उसको पकड़ना चाह रही है। अब उसके पास या तो पुलिस को सरेंडर कर दे, है ना, तभी उसका 20-30 साल, मतलब उसका पूरा करियर समाप्त हो गया। ध्यान रखना, उसकी जो करियर है पूरी तरह से समाप्त हो गई, चौपट हो गई, यानी उसका पूरा परिवार समाप्त हो गया, होने वाला है। अब उसके पास दो सिचुएशन है, या तो वो गुंडा बन जाए या तो फिर वो जेल चला जाए। अच्छा, गुंडा बनने का उसको फायदा क्या है, गुंडा बनने का ये फायदा हो गया उसको कि भाई पूरा हुकूमत कर लेगा, है ना, क्या है, पूरा हुकूमत करने लगेगा। या फिर जेल चला जाए, 20 साल 30 साल जाके जेल जाएगा, या फिर उसको फांसी सजा हो गया ना। तो दोनों परिस्थिति में उसको मरना है, तो कौन सी परिस्थिति वो चूज करेगा। तो कुछ भी कर सकता है वो आदमी, वो या तो जेल भी जा सकता है और तुमको वो कि जो है ना अगले जिसको केस किया वो उसको भी मार सकता है। तो ये था मरता क्या नहीं करता, यानी एक मरने वाला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अगर उसको पता चल गया कि मेरी मौत तो ऐसे भी है और वैसे भी है, तो क्यों ना वो काम करके ही मरे, है ना। अगर मुझे पता चल जाए कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे जेल होने या कुछ भी होने वाला है, तो भाई मैं उसको मार के क्यों नहीं जाऊं, है ना। मेरा दुश्मन है तो भाई अगला जो मेरा परिवार है वो कम से कम सुरक्षित रहेगा ना। तो ये होता है मरता क्या नहीं करता का मतलब क्या निकला, एक मरने वाला व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, यानी कुछ भी कर सकता है, यानी सब कुछ कर सकता है। अ डाइंग मैन कैन डू एवरीथिंग। अब यहाँ पे लगा सर कैन तो सकना तो था नहीं, फिर आपने कैन लगा दिया।
मैंने क्या बोला, अ डाइंग मैन कैन डू एवरीथिंग, एक मरने वाला व्यक्ति कुछ भी सब कुछ कर सकता है। तो ये हो गया आपका सेंस। अब हम बात करते हैं सेंटेंस। तो बोला सर सेंस तो समझ में आ गया, वर्ब फॉर्म कैसे प्रयोग करना है। तो वर्ब फॉर्म को समझने के लिए सबसे पहले वाक्य में हमको समझना पड़ता है बच्चे वर्ब को, और उसके बाद हमको समझना पड़ता है सब्जेक्ट को, और उसके बाद हमें समझनी पड़ती है ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद हमें समझना पड़ता है कॉम्प्लीमेंट को। ओके, इन चारों बातों को हम लोग को ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। तो चलिए एक करके हम लोग सबसे पहले समझते हैं वर्ब। वर्ब का हिंदी क्या होता है? आप कहते हो सर क्रिया, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन वर्ब का मतलब क्या समझते हो आप? वर्ब का हिंदी मतलब समझना और वर्ब का मतलब समझना दोनों दो अलग अलग बातें हैं, ध्यान देना। मैं बोलूं कि रुद्र का मतलब आप क्या समझते हो, तो सर रुद्र का मतलब होता है विनाशक, ठीक है। तो और भी मैं बात कर रहा हूं आर के रुद्र का मतलब क्या समझते हो, तो आपके माइंड में आ रहा होगा ना कि क्या है भाई, तो आर के रुद्र तो टीचर है, तो आप टीचर मन में ख्याल आओगे ना, तो जरा ध्यान देना। तो वर्ब का मतलब क्या है? तो वर्ब का एक ही मतलब आप सीधा से समझना, काम है। क्या है? काम। यानी वर्ब वही है जो काम है। कोई भी काम क्या है? वर्ब। वर्ब क्या है? काम है, और काम क्या है? वर्ब है। यानी कोई भी काम क्या है हमारा? वर्ब। मेरा हाथ घुमाना भी वर्ब है, मेरा नाचना भी वर्ब है, मेरा हंसना वर्ब है, मेरा मुस्कुराना वर्ब है, मेरा गुस्सा करना वर्ब है, आंख दिखाना वर्ब है, आंख मारना वर्ब है ना। क्या करते हो? आंख लबलबाना वर्ब है ना। मैं गाना भी सुना ना, कभी लिंक करे कभी, है ना, गाना सुने हो ना, हाउसफुल 3 या 4 का सॉन्ग है ना, नैना नैनों से लिंक करे, है ना। तो कुछ भी गाना गाना क्या है ना, कुछ भी क्या है, कोई भी काम करो, कोई भी काम क्या आपका वर्ब है। एक बात याद रखना, चलो ठीक है, वर्ब समझ में आ गया, कोई भी काम क्या है? वर्ब है, खत्म कहानी, इतना सिंपल। मैंने क्या बोला? काम क्या है? वर्ब है, खत्म कहानी। अब इस काम को करने वाला कौन है? काम को करने वाला, तो काम को करने वाला कौन है? तो काम को करने वाला सब्जेक्ट। ऐसा है क्या? काम क्या है? वर्ब। काम को करने वाला कौन है? सब्जेक्ट हो गया। क्लियर? तो सब्जेक्ट क्या है, और जरा समझो, और बेहतरीन ढंग से समझो सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट दो ही बोले, ध्यान देना, पहला दूसरा। कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला सब्जेक्ट है, और दूसरा क्या है सब्जेक्ट हमारा? जिसके बारे में चर्चा हो, जिसके बारे में चर्चा। दो तरह के मैंने आपको सब्जेक्ट बनाया। पहला सब्जेक्ट क्या हो गया? कार्य को करने वाला सब्जेक्ट है। दूसरा जिसके बारे में चर्चा हो, वो आपका भी क्या है? वो भी आपका सब्जेक्ट है। जिसके बारे में चर्चा हो वो भी क्या है? आपका सब्जेक्ट है। तो दो तरह से हो गया सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है? तो सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है, चलिए उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला नाउन बन सकता है सब्जेक्ट, और दूसरा प्रोनाउन बन सकता है सब्जेक्ट, है ना। कौन कौन बन सकता है? एक सब्जेक्ट हमारा नाउन बन सकता है, और दूसरा सब्जेक्ट कौन बन सकता है? हमारा प्रोनाउन बन सकता है। दो ही व्यक्ति हैं जो सब्जेक्ट बनने का हकदार रखते हैं। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो हमारा प्रोनाउन होगा। तो बात करते हैं कि नाउन के रूप में कार्य करने वाले एक नाउन है। मैं एक और बात करने वाला हूं, मैं यहां से तीसरा पॉइंट निकालता हूं, और ये जो तीसरा निकलेगा वो ये है, नाउन के समतुल्य। मतलब नाउन के समान तुलना, या फिर आप इसको कह सकते हो एज ए नाउन, है ना। मतलब नाउन के तरह कार्य करना, नाउन की तरह कार्य करने वाला, नाउन की तरह कार्य करने वाला। तीन व्यक्ति सब्जेक्ट बन रहा है, कौन कौन? एक हमारा नाउन, दूसरा हमारा प्रोनाउन, साफ साफ पता चल रहा है, और तीसरा जो है वो है हमारा नाउन की तरह कार्य करने वाला। तो नाउन की तरह कार्य करने वाला कौन कौन, अब इसको भी समझना है। तो चलिए जरा देखते हैं। नाउन तो हमें साफ साफ दिख रहा है, प्रोनाउन भी साफ साफ दिख रहा है। नाउन क्या है? तो कोई भी नाम हमारा नाउन है। नाउन क्या है? तो कोई भी नाम हमारा नाउन है। इस नाउन के बदले, इस नाम के बदले कोई भी शब्द जैसे प्रयोग हुआ ही, मैं आई से लेता हूं ना,
आई वी यू, हम लोग प्रोनाउन पे चर्चा करेंगे बाद में, है ना। आई वी यू ही सी इट दे क्या हो गया हमारा, प्रोनाउन हो गया, है ना, क्लियर। अब यहाँ पे हमको ये समझना नाउन की तरह कार्य करने वाला कौन कौन है, तो चलिए जरा समझते हैं। सबसे पहले द प्लस एडजेक्टिव, जब द प्लस एडजेक्टिव प्रयोग होता है सब्जेक्ट के रूप में, तब ये नाउन के समतुल्य हो जाता है, नाउन की तरह कार्य करता है। और ये कैसा कार्य करता है, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट का कार्य करता है। द प्लस एडजेक्टिव किसका कार्य करेगा, प्लूरल सब्जेक्ट का करेगा। अब हम बात करते हैं दूसरे की, तो द प्लस एडजेक्टिव तो हो गया। अब हम आगे बात करते हैं इन्फिनेटिव की, किसकी बात कर रहे हैं, टू प्लस V1, टू प्लस V1 जो है उसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनेटिव, ध्यान देना। टू प्लस V1 मैं अलग से भी लिख दूंगा, टू प्लस V1 को क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। अब ये जो है टू प्लस V1 ये सिंगुलर सब्जेक्ट का कार्य करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट का कार्य करेगा, है ना। हम लोग एक बात अभी और सीखेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो गया V1 प्लस ING, ये भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट का कार्य करता है। किसका कार्य करेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट का कार्य करेगा। और कौन कौन काम करता है, अच्छा अब यहाँ पे हम बात करने वाले जो हैं वो कुछ कुछ एडवर्ब्स होते हैं, क्या होते हैं, सम एडवर्ब्स। सम एडवर्ब्स कौन कौन है हमारे, हियर, देयर, इट इज, है ना। ये सब जो वर्ड हैं ये कुछ एडवर्ब्स हैं जो सब्जेक्ट का कार्य करते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में सब्जेक्ट होते ही नहीं है। सब्जेक्ट होते हैं लेकिन सब्जेक्ट का कार्य नहीं करते हैं, सब्जेक्ट के जगह पे बैठते जरूर हैं। बहुत बड़ा मैटर, इसको समझने का प्रयास करो, फिर देखो मजा दुगना आएगा। सब्जेक्ट में नहीं कंफ्यूज हो गए तो मेरा नाम जरा बताना। हाँ चलिए जरा देखिए फिर से, बेहतरीन ढंग से समझा रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र रखना सीखो, बहुत जबरदस्त। ये भी सीखने वाले बच्चे जरा ध्यान देना, इस चीज के बारे में हम लोग डिफाइन करते हैं। चलिए मैं इसको हटाता हूँ, ऊपर से मैं इसको मिटाता हूँ, है ना। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की, ओके। चलिए मैं इसको मिटाऊं क्या, चलिए आप लोग इसको फटाफट देख लीजिए, उतार भी लीजिए, है ना। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ किस चीज के बारे में, द प्लस एडजेक्टिव। तो मैंने क्या बोला, द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल सब्जेक्ट होता है। जैसे तो द प्लस एडजेक्टिव के मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं, द प्लस एडजेक्टिव का मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। जैसे तो द पुअर, द रिच, द यंग, द ओल्ड। द पुअर का मतलब हो रहा है पुअर पीपल, द रिच का मतलब होता है बच्चे रिच पीपल, द यंग का मतलब होता है यंग पीपल, फिर हमें द को हटाना पड़ेगा, है ना। द ओल्ड का मतलब होता है ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल, ETC, ओके। तो ये है हमारा इस तरह से क्राइटेरिया। तो जैसे कहता है कि गरीब लोग ईमानदार होते हैं, तो क्या बनाएंगे, द पुअर खाली स्थान ऑनेस्ट। आपका ऑप्शन लेगा इस तरह से, इज ऑब्लिक आर, तो आपको क्या भरना है, तो आपको देखना है द पुअर है, तो द हो गया हमारा, पुअर हमारा एडजेक्टिव है ना। तो द पुअर द प्लस एडजेक्टिव सर ने बताया था क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो इज ऑब्लिक आर, तो क्या हो जाएगा हमारा इज गलत हो जाएगा और आर क्या हो जाएगा, सही। तो बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, हमारा आर होगा। बोलोगे कि सर एडजेक्टिव किससे करते हैं, तो बच्चे शायद आपने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा है एडजेक्टिव, तो फिर से जरा देख लीजिए एडजेक्टिव क्या है। तो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। ध्यान से जरा सुनना, मैंने क्या बोला, नाउन यानी किसी नाम या किसी प्रोनाउन यानी नाउन के बदले प्रयोग होने वाले शब्द, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, यानी एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। चलिए फटाफट जरा बताते जाइएगा, कमेंट में भरपूर जरा मुझे कमेंट चाहिए ना, ताकि मुझे ये पता चले कि आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। ये हो गई हमारे द प्लस एडजेक्टिव। चलिए
ये प्रश्न जो मैं भी बताने जा रहा हूँ 2+V1 और V1+ing कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे 2+V1 अगर वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा। क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेगा। कैसे करेगा जरा ध्यान देना इसको। जैसे कहता है खेलना एक कला है। खेलना एक कला है। अब खेलना का मीनिंग क्या होता है? तो इस तरह के जो वाक्य आते हैं तो क्या बनेगा? खेलना का मीनिंग हो जाता है टू प्ले। क्या हो जाएगा बच्चे? टू प्ले हो जाएगा। वर्ब का अगर कोई पूछे वर्ब का अपना रूप क्या है, तो वर्ब का अपना रूप होता है 2+V1। अगर कोई पूछे पढ़ना का मीनिंग क्या होता है, तो पढ़ना का मीनिंग होता है टू रीड। पढ़ाना का मीनिंग क्या होता है, तो पढ़ाना का मीनिंग होता है टू टीच। दौड़ना का मीनिंग क्या होता है, तो दौड़ना का मीनिंग होता है टू रन। यानी कोई भी V1 जो है उसके पहले टू लग जाता है, तब समझना कि वर्ब का वो अपना रूप है। वर्ब का असली रूप जो होता है 2+V1 होता है, ना कि ओनली V1 होता है। ओके, तो खेलना का मीनिंग टू प्ले हो गया। तो टू प्ले मैंने क्या बोला? सिंगुलर वर्ब लेगा। तो टू प्ले इज एन आर्ट। खेलना क्या है? एक कला है। चलिए इसी को हम बना सकते हैं V1+ing से भी बना सकते हैं। इसे हम V1+ing से भी बना सकते हैं, यानी प्लेइंग इज गुड, प्लेइंग इज एन आर्ट। प्लेइंग इज एन आर्ट। तो इसे हमने क्या किया? V1+ing फॉर्म से भी बना दिया, यानी इसको हम बोलते हैं जिरंड। जैसे मैं बात करूं कि मैंने बोला 2+V1 क्या है, तो 2+V1 को बच्चे हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। हम लोग इन्फिनिटिव को भी पढ़ने वाले हैं आगे चल के। 2+V1 को बोलते हैं इन्फिनिटिव, याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2+V1 को हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं, क्योंकि मैं इसका चर्चा बार बार करने वाला हूं। और V1+ing जो है वो दो चीज होता है, एक आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक होता है जिरंड। एक होता है जिरंड और दूसरा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो मन में आपके प्रश्न आएगा, सर जिरंड कैसे, कब जिरंड का प्रयोग, कब प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये कब बनेगा? दोनों तो एक ही चीज है, जिसको हम लोग बोलते हैं V4, है ना। V4 को हम लोग बोलते हैं V1+ing। तो ये जिरंड भी है और ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है। तो दोनों में से कौन है? तो अगर मैं बात करूंगा तो बहुत सारे कंफ्यूजन आपके सामने निकल कर आते हैं, तो हम लोग उतना भी V1+ing जो है हम लोग इसका अलग चैप्टर पढ़ना है। इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल अलग से पढ़ना है, इसका अलग एक टॉपिक है ना। तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, सो आप चिंता ना करें, हम लोग उस चीज के बारे में भी वर्णन करेंगे। तो चलिए अब मैं बात करता हूं हियर एंड देयर सम एडवर्ब्स की। तो उसकी चर्चा मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करने वाला हूं। सो आगे एक एग्जांपल आएगा, हियर कम्स राम। यहाँ पे राम आता है? मुझे तो पता ही नहीं, मैं उसकी चर्चा आगे करने वाला हूं, सो डोंट वरी। चलिए ये तो हो गया हमारा वर्ब और सब्जेक्ट का काम हो गया। सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम लोग एक और चीज का प्रश्न का प्रयोग करते हैं। अगर आप सब्जेक्ट को पता करना चाहते हैं तो हु से प्रश्न करिए। किसी से प्रश्न करिए? हु से। और हु का मतलब होता है कौन। ऐसा बिल्कुल नहीं कि सब्जेक्ट पहचानने के लिए सिर्फ हु का प्रयोग होता है, बल्कि व्हाट का भी प्रयोग होता है। सब्जेक्ट पहचानने के लिए किसका प्रयोग होता है? व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या, है ना। व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या। एक बात मैंने आपको और बोली थी कि सब्जेक्ट दो तरह के, मैंने क्या बोला? एक होता है कार्य को करने वाला, दूसरा होता है जिसके बारे में चर्चा हो। तो कार्य को करने वाला क्या हो गया? जैसे कहता है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो इसको क्या पढ़ते हैं? आई। पढ़ाना का मीनिंग होता है टीच। और क्या पढ़ाते हैं? अंग्रेजी। तो आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश। अभी हम लोग, मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस ऑर्डर करने के लिए, सेंटेंस को किस क्रम में कैसे रखना है। तो आई टीच इंग्लिश। तो यहाँ पे देखने काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? तो मैं कर रहा हूं। तो काम करने वाला कौन हो गया? मैं हो गया। अब मैं एक और भी वाक्य लेता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा कि पटना बिहार की राजधानी है। मैंने क्या लिया? पटना बिहार की राजधानी है। पटना बिहार की राजधानी है, तो इसमें चर्चा का विषय कौन है, यह कार्य कौन कर रहा है? तो कहता है पटना बिहार की राजधानी है, तो पटना बिहार की कौन है? अच्छा, सूटेबल तो नहीं लग रहा। पटना बिहार की क्या है? तो भाई पटना बिहार का क्या है? पटना बिहार का राजधानी। पटना बिहार की क्या है? तो राजधानी है। तो हमें यहाँ पे एक बात और क्लियर हो गई कि भाई
यहाँ पे चर्चा का विषय कौन किसे है, तो चर्चा का विषय यहाँ पर पटना है। अरे राजधानी है, अच्छा कहाँ, कौन राजधानी है, क्या राजधानी है बिहार का, तो अरे बिहार का राजधानी पटना। अच्छा तो जो मैंने क्या बोला, जिसके बारे में चर्चा हो, तो चर्चा पटना के बारे में तो कर देंगे पटना। तो पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना बिहार की क्या राजधानी। अच्छा और किसी के बारे में चर्चा है, हाँ सर चर्चा है ना, राजधानी के बारे में चर्चा है। अरे बिहार की राजधानी कहाँ है, अरे पटना क्या है बिहार की, तो राजधानी है। पटना बिहार की क्या है, तो पटना बिहार की राजधानी है। पटना बिहार की क्या है, तो क्या बोला मैंने, पटना बिहार की राजधानी है। तो मैंने इसी चीज को पलट कर रख दिया, राजधानी है। अच्छा तो द कैपिटल, तो राजधानी की, तो बिहार की राजधानी है, तो द कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना। एक वाक्य में जिस जिसका चर्चा होगा वो अलग अलग तरह से हम इसको बना सकते हैं। इसमें दो शब्द, एक है पटना और दूसरा है राजधानी, ये दोनों के दोनों चर्चा का विषय बना हुआ था, तो मैंने दोनों को सब्जेक्ट बना दिया। एक में मैंने पटना को सब्जेक्ट बनाया, दूसरे वाक्य में मैंने कैपिटल को सब्जेक्ट बना दिया। तो इसी तरह से होता है कि एक वाक्य को दो तरह कैसे बनता है, तीन तरह से कैसे बनता है। तो अगर आप इसको भावनाओं को समझ रहे हैं, इसके भाव को समझ पा रहे हैं, तो आप भी दो तरह, तीन तरह, चार तरह, जितने तरह से बनते हो सारे तरह से भी आप बनाने में सक्षम होते हैं। तो चलिए अब मैं बात करने वाला हूँ, सब्जेक्ट समाप्त हो गया, वर्ब समाप्त हो गया, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट की, है ना। हम लोग अपने रास्ते से भटकना नहीं, कि अगर आप इस चीज के बारे में नहीं जानेंगे तो आपको आगे चल करके दिक्कत होने वाली है ना। सो आगे जो लंबे लंबे वाक्य आएंगे वहां पे आपको समस्याएं क्रिएट होगी। अब मैं बात करने वाला हूँ बच्चे ऑब्जेक्ट के बारे में, है ना। किसके बारे में, ऑब्जेक्ट। आखिर में ये ऑब्जेक्ट होता क्या है सर, ऑब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्म। क्या बोलते हैं, कर्म। तो मुझे हिंदी से उतना मतलब नहीं है, मुझे हिंदी को गोली मारो उससे मुझे मतलब नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि ये वर्ब है, इसने काम किया। वर्ब क्या किया, वर्ब ने सब्जेक्ट को बोला कि भाई तू काम करो, तो सब्जेक्ट ने काम किया। ध्यान देना, सब्जेक्ट ने क्या किया, इसको काम किया। जब ये काम किया तो कोई ना कोई तो प्रभावित होगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं काम किया पढ़ाना, तो मैंने पढ़ाने का काम किया, तो कोई ना कोई तो पढ़ रहा होगा। तो जो पढ़ रहा है वो प्रभावित हो गया, जो भी प्रभावित होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो प्रभावित होने वाला कौन होने वाला, प्रभावित होने वाला ऑब्जेक्ट। जो भी प्रभावित होगा, कोई भी प्रभावित हो, कुछ भी प्रभावित हो, वो ऑब्जेक्ट है। वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ध्यान रखना, एक में कौन पढ़ा, जैसे बोला मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं। तो पढ़ाने का काम कर रहा है मैं, तो क्या पढ़ा रहे हैं, तो अंग्रेजी प्रभावित हो रहा है। मान लिया जाए कि अंग्रेजी में 10 वर्ड है, चलो मान लिया जाए 100 वर्ड है। अब 100 में मैंने 10 वर्ड को जान लिया, तो कितना बचा, 90। अब बचा 90, तो प्रभावित हुआ या नहीं हुआ। पहले इसकी संख्या थी 100, अब इसकी संख्या बच गई मेरे पास 90। अब मैं फिर से पढ़ रहा हूं तो फिर हो गया 80 इसकी संख्या, घटते घटते क्या, तो एक तरह से क्या हो रहा है, ये प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो किसी चीज का घटना या बढ़ना प्रभावित का सूचक कहलाता है। अगर कोई चीज घट रहा है या फिर अगर कोई चीज बढ़ रहा है तब भी वो प्रभावित हो रहा है। अगर कोई जस का तस है तब समझ लो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे अंग्रेजी प्रभावित हो रहा है, क्यों, तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो किसको, तो अंग्रेजी को। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, तो अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो अंग्रेजी प्रभावित हो रहा है। लोग सीख रहा है इसको, मैं सीख रहा हूं इसको, इसकी संख्या घट रही है, मेरी संख्या बढ़ रही है। अब यहाँ पे मैं कर दूं कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़, यहाँ पे कर दूं, यहां पे कर दूं, मैं कर दूं कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का। कौन पढ़ा रहा है, तो मैं पढ़ा रहा हूं। तो मैं पढ़ा रहा हूं तो किसको पढ़ा रहा हूं, अरे भाई तुमको पढ़ा रहा हूं, तो तुम तो प्रभावित हो गए ना। अरे हाँ सर, मैं वो चीज नहीं जानता था, मैं ये चीज जान गया, नहीं ये चीज में थोड़ा सा मिस्टेक था, ये चीज मैंने जान गया, है ना। तो कहीं ना कहीं आप भी प्रभावित हुए। तो आप किस चीज से प्रभावित हो रहे हैं, तो आप भी अंग्रेजी से प्रभावित हो रहे हैं, है ना। पढ़ाई से प्रभावित हो रहा है अंग्रेजी, और इसी पढ़ाई से प्रभावित हो रहे हो आप भी।
तो इस तरह से हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, समाप्त हो गया। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट के जो प्रकार हैं वो होते हैं ऑब्जेक्ट के दो प्रकार, ना ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट के होते हैं दो प्रकार, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन होता है इनडायरेक्ट, और दूसरा होता है हमारा डायरेक्ट। एक होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट। ऑब्जेक्ट का तो कर्म यहाँ पे इनडायरेक्ट और यहाँ पे डायरेक्ट। सीधा सीधी समझिए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग मनुष्य के लिए होता है। किसके लिए? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग मनुष्य के लिए होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग मनुष्य को छोड़कर के लिए होता है, मनुष्य को छोड़कर। अगर मनुष्य है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, अगर मनुष्य नहीं है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो जरा और भी समझिए और भी इसको। अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करना चाहते तो हुम से प्रश्न करेंगे। हुम का मतलब होता है किसको या फिर होता है किसे। हुम का अर्थ होता है किसको या किसे, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो है हमारा व्हाट, और इसको हिंदी में हम कहते हैं क्या, है ना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मनुष्य के लिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मनुष्य को छोड़कर। जो भी मनुष्य को छोड़कर है सभी के सभी क्या बन गए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हुम शब्द का हुम का मतलब हुम से पता करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और व्हाट से पता करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, आई गिव यू अ पेन, मैंने तुम्हें एक कलम दिया। ध्यान रखना, मैंने तुम्हें क्या दिया, कलम दिया। तो काम क्या हो रहा है, तो देने का काम हो रहा है। तो देने का काम कौन किया, तो सर देने का काम तो मैंने किया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, क्लियर। अब देने का काम जब प्रश्न करते हैं, मैंने किसको कलम दी, मैंने किसको दिया, प्रश्न मैंने किससे करा, किसको से। तो मैंने किसको दिया, तो आपको दिया। प्रश्न का उत्तर भी आगे किसको दिया, तो आपको दिया। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और ये कैसा ऑब्जेक्ट है हमारा, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैं इनडायरेक्ट को आई डी ओ लिख सकता हूं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब अगला, मैंने दिया, मैंने क्या दिया आपको, मैंने आपको क्या दिया, तो आपने मुझे एक कलम दिया। तो पेन भी हमारा क्या से प्रश्न उत्तर मिल गया, तो उत्तर मिल गया, तो क्या हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या क्लियर हो गया। चलिए, अगर एक सब्जेक्ट को अगर एक सेंटेंस को लिखते हैं, सेंटेंस पैटर्न में आपको 5 मिनट का मैं आपको क्लास वीडियो बना दूंगा, है ना। उसमें आपको सेंटेंस पैटर्न कुछ बता दूंगा, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगी, है ना। चलिए, यहां से मैं आपको आगे बढ़ता हूं और मैं आपको थोड़ी सी कॉम्प्लीमेंट की मैं आपको चर्चा कर देता हूं। ओके, थोड़ी सी क्या, ऐसे हम लोग ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, है ना, की चर्चा हम लोग वॉइस में करने वाले हैं बहुत जल्द। सो आप इस चीज के बारे में उतना चिंतित नहीं हो। कॉम्प्लीमेंट की चर्चा मैं वॉइस में करूंगा, ऐसे भी टेंस में कॉम्प्लीमेंट की उतनी कोई खास जरूरत नहीं है। तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट की चर्चा वॉइस में करेंगे। और आज का क्लास मैं इतना ही रखता हूं, और नेक्स्ट सेशन में मैंने बहुत प्रयास किया कि जल्द करूं, लेकिन नहीं, जल्द से बेटर है कि मैं अच्छे से आपको लर्न करवा पाऊं, अच्छे से मैं आपको टीच करूं। मेरा बस वो मकसद कि आप जो भी पॉइंट पढ़ी वो पॉइंट आपके माइंड में रहे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खुद का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का।